गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 71st बीपीएससी के पीटी प्रश्नों को ले रहा हूँ और ये मैंने 3 वीडियो बना दिया है और ये चौथा वीडियो है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 को लूँगा। क्वेश्चन नंबर 76, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य ए 2100 जूल, बी 1900 जूल, सी 2100 जूल, डी 2200 जूल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2100 जूल। क्वेश्चन नंबर 77, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ए -1 सेंटीमीटर, बी +1 सेंटीमीटर, सी 2 सेंटीमीटर, डी अनंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनंत। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, समतल दर्पण के लिए परावर्तित किरणों कभी एक बिंदु पर नहीं मिलती बल्कि समांतर रूप से यात्रा करती हुई प्रतीक होती है, जिसका अर्थ है कि वे अनंत पर मिलती हुई प्रतीक होती है। इसलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निर्मित नहीं करता? ए IR², बी I²R, सी VI, डी V²/R। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए IR²। क्वेश्चन नंबर 79, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए परिवर्तित नहीं होता, बी बहुत कम हो जाता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और लघु पथन शॉर्ट सर्किट तब होता है जब विद्युतमय तारा, लाइव वायर और उदासीन तार, न्यूट्रल वायर सीधे संपर्क में आते हैं। उस स्थिति में परिपथ का कुल प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा I वोल्टेज V के सीधे अनुपातिक और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी I = V/R। जब प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है ए जनित्र, बी फ्यूज, सी मोटर, डी धारा नियंत्रक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्यूज। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथों और उपकरणों को अत्यधिक धारा, ओवर करंट से होने वाले नुकसान से बचाती है। जब परिपथ में धारा का मान सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है, जैसे लघु पथन या अतिभारण के कारण, तो फ्यूज तार पिघल कर टूट जाता है, जिसके परिपथ खुल जाता है और उपकरणों को क्षति से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग ए 11, बी 1, सी 10, डी 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रबल अम्ल है, जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है। 0.1 NaCl विलयन का अर्थ है कि इसकी सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर है। प्रबल अम्लों के लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता अम्ल की सांद्रता से के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 82, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? ए कॉपर सल्फाइड डोप्ड जिंक ऑक्साइड, बी यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, सी बेरियम सल्फेट डोप्ड कॉपर कार्बोनेट, डी बोरोन ऑक्साइड डोप्ड कॉपर सल्फेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट एक ऐसा यौगिक है जो रात में चमकने वाले वर्णक, ग्लो इन द डार्क पिगमेंट के रूप में जाना जाता है। यह अपनी उच्च चमक और लंबे समय तक चमकने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे विभिन्न अनुप्रयोग जैसे खिलौने, सुरक्षा संकेत और घड़ियों में उपयोग के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 83, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी इंडियम टिन ऑक्साइड, सी जिंक क्लोराइड, डी सिलिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडियम टिन ऑक्साइड। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, स्मार्ट फिल्म के लिए इंडियम टिन ऑक्साइड ITO का उपयोग किया जाता है। ITO एक पारदर्शी और विद्युत प्रवाही सामग्री है जो स्मार्ट फिल्म और विद्युत आयोग के माध्यम से अपनी पारदर्शिता को बदलने की अनुमति देती है। यह इसे गोपनीय खिड़कियों
प्रोजेक्शन स्क्रीन और स्विच करने योग्य ग्लास जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। क्वेश्चन नंबर 84, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? ए क्रोमियम, बी प्लेटिनियम, सी आयरन, डी क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लेटिनम। कार्सिनोमा कैंसर के उपचार में प्लेटिनम आधारित यौगिक जैसे सिप्स्टोलेटिन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यौगिक डीएनए को नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? लेवो नॉर्गेस्टेल, बी कोलोकैल्सिफेरॉल, सी वैन लाफेक्सिन, डी स्ट्रेजिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेवो नोगेस्ट्रॉल। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, लेवोनेगोस्ट्रॉल एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है जिसका उपयोग गर्भ निरोधक गोलियों और आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। यह ओव्यूलेशन को रोककर और गर्भाशय गिरवा के बलगम को गाढ़ा करके गर्भावस्था को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 86, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पार्ट में क्यों नहीं रखा जाता? ए जहरीला यौगिक बनाता है, बी ये तेल की गुणवत्ता कम करता है, सी ये जंग देखी जाती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लॉट में रखने के लिए कई समस्या हो सकती है। पहला, ये जहरीला यौगिक बनाता है। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की परत होती है जो तेल के साथ प्रतिक्रिया करके जहरीले यौगिक बना सकती है, खासकर यदि तेल में अम्लीय घटक हो। बी यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है। जिंक की प्रतिक्रिया से तेल का ऑक्सीकरण हो सकता है जिससे उसकी गुणवत्ता और सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। सी जंग देखी जाती है। गैल्वेनाइज पूरा क्षतिग्रस्त होने पर यह तेल के साथ प्रतिक्रिया करने के कारण आयरन में जंग लग सकती है जिससे तेल दूषित हो जाता है। कोड 87, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्रामिथाइल ऑक्साइड, बी ट्राइमिथाइल हेक्सेन, सी टेट्राइथैलेड, डी ट्राइथल टॉल्यून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेट्राइथैलेड। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए विभिन्न यौगिक का उपयोग किया जाता है और ऐतिहासिक रूप से टीईएल टेट्राइथैलेड का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि इसके पर्यावरणीय प्रभाव के कारण अब इसका उपयोग सीमित हो गया है और अन्य यौगिकों जैसे इथेनॉल और एमटीबी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, पीएचबी भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। ए पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेन वैलेट्रिक एसिड, बी पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल वेनिलिन, सी पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट CO3 हाइड्रोक्सी वैलोरेट, डी पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट एसिड वैलेट्रिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट CO3 हाइड्रोक्सी वैलोरेट। पीएचबी का पूर्ण रूप है। यह एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जिसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, खासकर जहां प्लास्टिक के बायोडिग्रेडेबल विकल्प की आवश्यकता होती है। 89, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है? ए प्रजनन ग्रंथियां, बी तैलीय ग्रंथियां, सी बहिःस्रावी ग्रंथियां, डी अंतस्रावी ग्रंथियां। तो इसका सही होता है ऑप्शन डी अंतस्रावी ग्रंथियां। हार्मोन अंतस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित होती है। अंतस्रावी ग्रंथियां नालिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है जिससे वे शरीर के विभिन्न लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं और उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कौन सा शब्द हर्पिस सिलेप्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? ए सहजीवन, बी परजीविता, सी एंडियोसिम्बियोसिस, डी एंडोपैरासिज्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परजीविता। परजीविता पैरासिटिज्म एक ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव परजीवी जैसे हर्पिस सिलेप्स वायरस दूसरे जीव जैसे मानव से लाभ प्राप्त करता है जबकि मेजबान को नुकसान होता है। हर्पिस सिलेप्स वायरस मानव कोशिकाओं पर आक्रमण करके अपनी प्रतिकृति बनाता है और बीमारी का कारण बनता है जिससे मानव को नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 91, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? ए IgA, बी IgG, सी IgM, डी IgE। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी IgM। संक्रमण के जवाब बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षी की श्रेणी में IgM है। IgM एंटीबॉडीज प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान सबसे पहले बनती है
और रक्त प्रवाह में मौजूद होती है, जो संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 92, जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रवाह और अंग के लिए विशिष्ट होती है। बी केवल लिपिड, सी केवल प्रोटीन, डी उपमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन और जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होती है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। जैविक झिल्लियाँ मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। इन घटकों का अनुपात और विशिष्ट संयोजन प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और यहाँ तक कि कोशिका के भीतर के अंगों के लिए भिन्न हो सकता है, जिससे झिल्ली या विशिष्ट का क्षमता निर्धारित होती है। क्वेश्चन 93, निम्न कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? ए AUG, बी UAA, सी UUU, डी UGC। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी UAA। नॉन सेंस कोडन, जिन्हें स्टॉप कोडन भी कहा जाता है, वे कोडन होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करने का संकेत देते हैं। 3 मुख्य स्टॉप कोडन है, UAA, UAG और UGA। AUG एक स्टॉप कोडन है, जबकि UU और UGC एमिनो एसिड के लिए कोड बनाते हैं। क्वेश्चन 94, विलुप्त होने के खतरे से पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं? दुर्लभ, विश्ववेद, सी लुप्तप्राय, डी विलुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लुप्तप्राय। प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में है उन्हें लुप्तप्राय इंडेंजर्ड प्रजातियां कहा जाता है। दुर्लभ रेयर प्रजातियां वे होती हैं जिनकी संख्या कम होती है लेकिन तुरंत विलुप्त होने का खतरा नहीं होता है। सुवेद वनरेबल प्रजातियां वे होती हैं जिनकी संख्या कम हो रही हैं और भविष्य में विलुप्त होने का खतरा हो सकता है, जबकि विलुप्त एक्सटिंक्ट प्रजातियां वे होती हैं जिनका अंतिम सदस्य भी मर चुका है। 95, निम्न कौन सी खरीफ फसल है? जौ, बी गन्ना, सी चना, डी गेहूँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गन्ना। खरीफ फसलें वे होती हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु में काटा जाता है। दी गई विकल्पों में से गन्ना एक खरीफ फसल है, जौ, चना और गेहूँ रबी फसलें हैं जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। क्वेश्चन 96, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? ए भोजन परिवहन, बी पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन, सी ऑक्सीजन अन्य गैसों का परिवहन, डी आवश्यक एमिनो एसिड का परिवहन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। जाइलम पौधों में एक संवहनी उत्तक है जो जड़ों से पत्तियों और पौधे के अन्य वायुयुक्त भागों तक जल और घुले हुए खनिज के परिवहन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। क्वेश्चन 97, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी उत्तकों वैस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए एंगलर और प्रांतल, बी बैथम और हुका, सी APD कोडेलो, डी उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी APD कोडेलो। APD कोडेलो एक स्विस वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने पौधों के वर्गीकरण में संवहनी उत्तकों की विशेषताओं का उपयोग किया। क्वेश्चन 98, आम में हम जो भाग खाते हैं वह है? ए बाह्यफलावृत्ति, बी मध्यफलावृत्ति, सी अंतफलावृत्ति, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्यफलावृत्ति। आम एक ड्रूप फल है जिसमें 3 परतें होती हैं। बड़ाफलावृत्ति एपिकार्प या फल सबसे बाहरी त्वचा पतली त्वचा होती है जिसे छिलका कहते हैं। मध्यफलावृत्ति मेसोकार्प यह बीच के मांसल और गजदार परत होती है जिसे हम खाते हैं। अंतफलावृत्ति एंडोकार्प यह सबसे अंदर की कठोर और पथरीली परत होती है जो बीज को घेरे रखती है यानी गुठली। क्वेश्चन 99, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 16 सितंबर, सी 21 अप्रैल, डी 5 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है 16 सितंबर यानी ऑप्शन बी। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत के संरक्षण के महत्व और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है? सुरक्षा, बी भोजन, सी ए और बी दोनों, डी खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों सुरक्षा।
खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण रोग सुरक्षा माइक्रोराजा कवक और पौधे की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध है। इस संबंध से पौधे कई लाभ होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों सुरक्षा शामिल है। खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण माइक्रोराइजा कवक अपने हाइफे तंतु के माध्यम से मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों विशेष रूप से फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे खनिजों का अवशोषित करने में जड़ों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं, जिससे पौधों की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। रोग की सुरक्षा माइक्रोराइजा कवक कुछ रोगजनक के खिलाफ एक शारीरिक बाधा प्रदान करके और पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके रोग की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अन्य लाभ भी इसके अतिरिक्त हैं। माइक्रोराइजा मजबूत जड़ प्रणाली को बढ़ावा देते हैं, सूखे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।